मिथुन लग्न और मंगल देव चतुर्थ स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मिथुन लग्न में अगर मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान यानी कन्या राशि में विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन और माता और भी बहुत कुछ। यहाँ पे मंगल देव आपके अगर विराजमान है तो माता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कुछ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित आपको सुख भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन चोट चपेट का भी आपको वाहन से संबंधित थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ से चतुर्दृष्टि ये आपके सप्तम स्थान पे देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ तकलीफों के साथ आपको सफलता प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि दसम स्थान को देने की वजह से कर्मों में आप श्रेष्ठ होते हैं। एकादश स्थान में दृष्टि होने से उन्हीं कर्मों का आपको पॉजिटिव फल भी प्राप्त होता है। और लग्न के अनुसार अगर देखा जाए तो इनके पास अष्टम स्थान और एकादश स्थान का स्वामित्व है और इन स्थानों से या इन स्थानों के ऊपर एकादश स्थान में इनकी दृष्टि होने की वजह से लाभ के स्रोत आपको अच्छे प्राप्त होंगे। आप जो भी वर्किंग करेंगे, जो अपने कर्म करेंगे, उन कर्मों से आप धन कमाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मतलब कोई भी आपको मौका मिलेगा, उस मौके को छोड़ना आपके लिए इतना संभव नहीं है। और इसका नुकसान केवल इतना होगा चतुर्थ स्थान में बैठने की वजह से कि आप धन कमाने में या लाभ प्राप्त करने में अपने समय को या अपने टाइम को कुछ इस तरह से कंज्यूम करेंगे कि बाकी जो रिश्ते हैं या बाकी जो परिवार है उनको टाइम देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सप्तम स्थान धनु राशि पे जब इनकी दृष्टि जाएगी, बहुत अच्छी दृष्टि है। कुछ छोटी मोटी आपकी वाइफ के साथ आपकी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसी दृष्टि आपके वाइफ के प्रति आपका व्यवहार हो, आपका कर्तव्य हो, आपका मन में उसके प्रति प्यार हो, इसके लिए मंगल देव की ये दृष्टि बहुत अच्छे फल प्रदान करवाती है। दसम दृष्टि भी आपकी कर्मों के विषय में अगर सोचा जाए और कहीं से गुरुदेव की भी दृष्टि मंगल देव के ऊपर आ जाती है या गुरुदेव भी श्रेष्ठ स्थानों पे विराजमान है तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री से संबंधित, बहुत बड़े बिजनेस या कंस्ट्रक्शन से संबंधित या कुछ इस तरह के काम से संबंधित कोई भी पार्टनरशिप का व्यापार हो या और हो, उससे संबंधित आपको कुछ नई ऊंचाइयों पे यहाँ पे मंगल देव विराजमान होकर पहुँचा सकता है। केवल मंगल देव का प्रॉब्लम चतुर्थ स्थान में इतना ही होता है, माता या परिवार से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में इन मंगल देव की अच्छी प्लेसमेंट होने की वजह से भी आपको प्राप्त हो सकती है। अब बात करें मिथुन लग्न की तो मिथुन लग्न के बारे में प्राय कर पहले के पाठों में भी हमने बताया कि मिथुन लग्न की एक विशेषता है, एक वर्क में एनी टाइम इनका मन नहीं लगता है। हर चीज को तुरंत करना और फिर उसको छोड़ देना, कुछ समय बाद में फिर नए काम में लग जाना, ऐसा कुछ दिमाग मिथुन लग्न वालों का होता है। लेकिन बोलने में माहिर होते हैं, नए दोस्त या फ्रेंड सर्कल बनाने में माहिर होते हैं। एक बार इनके साथ जो टचिंग में आ गया वो इनका फॉलोवर बन जाता है और उसी का फायदा ये लोग उठा के फिर नए फ्रेंड सर्कल की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कहीं से साथ मिल जाए लग्नेश का तो यहाँ पे मंगल देव फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से हर जगह केवल लाभ प्राप्त करने में लगे रहेंगे और कुछ नया आएगा उसको पकड़ेंगे, उससे फायदा उठाएंगे और फिर दूसरे नए काम में या नई यात्रा की तरफ इनके दिमाग को बुध के द्वारा लगाना चालू हो जाएगा। यहाँ पे मंगल देव कन्या राशि में विराजमान होने की वजह से गुस्से की मात्रा जो थोड़ी है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन पराक्रम समझ लो आप या शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो समझ लो आप, वो कुछ एक अलग क्षेत्र में आपकी प्रवाहित होनी चालू हो जाएगी। आप यहाँ पे कुछ दिमाग का यूज ज़्यादा करेंगे, अपने मनोमस्तिष्क को कुछ इस तरह से लगाएंगे कि उस काम से, उस लाभ से आपके भोगों की भी आपूर्ति हो, आपके धन की भी आपूर्ति हो और बाकी ऐश के संसाधन भी आप जुटा सके, अच्छा घर बन सके, अच्छा फ्लैट मिल सके, आपके पास अपनी गाड़ी हो,
भूमि भवन वाहन वो सब हो, ये सब चीज़ों के प्रति भी लालच की भावना कुछ मंगल देव यहाँ प्लेसमेंट होने की वजह से आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आएंगे, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ। उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिनका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे, पहला और दूसरा। उसका स्वामित्व खुद मंगलदेव को प्राप्त है। अब अगर मंगलदेव चित्रा नक्षत्र में ही विराजमान हो जाते हैं, कन्या राशि में, तो कोई विशेष अच्छा फल हमारे अनुसार नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि सेम लग्न की तरह यहां पे भी मंगलदेव एक चीज में लगे रहना इनके लिए थोड़ा संभव नहीं होगा। तुरंत इनको गुस्सा भी आएगा, इनका मतलब शोर टेम्पर जिसको बोला जाता है, यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में कुछ विशेष देखने को मिलेगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र और मंगलदेव कुछ अजीब कॉम्बिनेशन यहाँ चतुर्थ स्थान में हो जाएगा। और चतुर्थ स्थान में चाहिए आपको स्थायित्व, कुछ इस तरह का हिसाब किताब चाहिए कि आदमी थोड़ा आराम से सोच के हर चीज को कर सके, जिससे आपका परिवार भी सुखी हो, आपकी धन संपदा भी बनी रहे, आपके भूमि भवन वाहन से जो चीज आप अपने भोगों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उसका भी भोग आप सही तरीके से कर सके। लेकिन चित्रा नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान होते हैं तो फिर इन चीजों में आपको डिस्टर्बेंस प्राप्त हो जाएगी और कुछ समय इनका कुछ अलग चीज़ों में लगना चालू हो जाएगा कि तुरंत यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना बिजी बन जाएंगे कि कहीं से फ़ोन आया फिर वहाँ के लिए निकल गए, फिर वहाँ पे गए वो काम किया तो वहाँ से दूसरी जगह का फ़ोन आया तो दूसरी जगह के लिए निकल गए। लाइक हम लोग जैसे टेक्नीशियन को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सब वर्कों में जब देखते हैं कि उनको टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चित्रा नक्षत्र उसी सब चीज़ों को थोड़ा इंटीग्रेट करता है आपको उसी सब लाइन के लिए। तो फिर खुद का टाइम मिलना या खुद के लिए टाइम निकालना या परिवार के लिए टाइम निकालना थोड़ा संभव नहीं होता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा मिथुन राशि में या मिथुन लगन में आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। अगर उसमें विराजमान होते हैं तो मंगलदेव थोड़ी सोच समझ के और कुछ भोगों के साथ अपनी सब चीज़ों की पूर्ति करने में थोड़ा दिमाग को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। इतना जल्दी फिर किसी भी चीज़ को कि अभी बनाया और अभी बिगाड़ दिया, तो वो सब चीज़ों में थोड़ी कंट्रोलनेस इनके अंदर आएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गजब की ऊर्जा होगी और कुछ चीज़ों में आप ये भी समझ सकते हो कि कुछ ईगो की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे नवमांश की बात करें 3.20 डिग्री तक रहेंगे तो मकर के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक रहेंगे तो कुंभ के नवमांश में रहेंगे, 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेंगे, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेंगे और 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में और जैसे ही 26.40 डिग्री से आगे बढ़ेंगे और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे तो यहाँ पे मंगलदेव फिर वर्गोत्तम हो जाएंगे। अब वर्गोत्तम ग्रह की प्रायकर सब पाठों में हम बताते आ रहे हैं आपको। वर्गोत्तम ग्रह की एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे कोई भी खराब स्थान का स्वामित्व लेके कहीं पे बैठा हुआ है, चाहे उसको छठे स्थान का स्वामित्व हो, अष्टम का हो या द्वादश का हो, जो बोला जाता है कि त्रिक स्थान, तो वहाँ का स्वामित्व लेके कहीं केंद्र में या कोई अच्छे स्थानों पे विराजमान है कि बोला जाता है कि उस स्थान को या पुस्तकों के अनुसार हम लोगों को ये प्राप्त होता है कि इन स्थानों के स्वामित्व लेके जो भी ग्रह अगर केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, पंचम नवम में बैठा हुआ है, तो उन स्थानों को कुछ न कुछ हानि करते हैं। ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही भी नहीं है। बहुत सी बातें हैं इनके अंदर और बहुत से ग्रहों की आपस में एक दूसरे के साथ युति होना और सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी ग्रहों को दो दो स्थानों का स्वामित्व प्राप्त होना, ये सब अपने आप में कुछ डीप प्रिडिक्शन की तरफ आपको इशारा करते हैं कि एक चीज़ को या एक योग को जो पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होती है उसको अक्षरश वैसा का वैसा समझना
ज्योतिष के लिए कुछ अच्छा नहीं है, खासकर ज्योतिषी के लिए। या तो आपको पूरी तरह उसका अभ्यास के द्वारा ज्ञान होना जरूरी है, या फिर अपने शब्दों पे कंट्रोल होना जरूरी है। क्योंकि ज्योतिषी के विषय में ये भी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो भी आप सामने वाले को जब आप कुछ बताओ तो अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और सामने वाले की यथास्थिति का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी मानसिक स्थिति आपके अच्छे या बुरे वचन सुनने के लायक है या नहीं है। किसी भी ग्रह का कोई भी, चाहे वो ज्योतिष हो या ज्योतिषी हो, और जो बता रहे हैं वो ज्ञानी महात्मा जो भी है, इस धरती पे उनके समकक्ष नहीं है जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। और उन्होंने भी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कभी प्रकृति के नियमों में कभी छेड़छाड़ नहीं की। उनको सब पता होने के बावजूद भी वो सब घटनाओं को वो रोक सकते थे या चेंज कर सकते थे। उसके बावजूद, इतनी शक्ति होने के बावजूद जानते थे, लेकिन रोकने या चेंज करने की हैसियत होते हुए भी उन्होंने कभी चेंज नहीं की। तो ये चीज़ आप मान के चलिए, जो होना है वो होना है। उसको न आप रोक सकते हैं न कोई और रोक सकता है। ब्रह्मांड का अपना एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है ना कि चतुर्थ स्थान माता का स्थान है। ये माता का स्थान केवल यहीं तक नहीं है कि माता का एक भौतिक शरीर है और हम लोग उससे पैदा हुए, धरती पे आए, उससे पोषित हुए, उसी के दुग्ध से पान होके हम लोगों का इस शरीर का, भौतिक शरीर का निर्माण हुआ। केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। ये प्रत्यक्ष दर्शन में देखने से तो माना जा सकता है कि माता का स्थान सबसे ऊपर होता है, लेकिन उससे बहुत आगे की यात्रा है। जिस चीज को समझने के लिए ज्योतिष आपकी बहुत हद तक सहायता करती है। हम लोग केवल इस जन्म के रिश्ते चतुर्थ स्थान को अगर समझने लग गए तो फिर ज्योतिष को समझने के लिए उस यात्रा की तरफ आप को जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चतुर्थ स्थान को समझने के लिए आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा उसका, और कुछ इस तरह की योग साधना आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी निरंतर, जो नियमों के साथ प्रतिबंधित हो कि सुबह कितना बजे उठना है आपको, और आपके कर्म किस तरह के होने चाहिए, और क्या क्या करना है आपको, किन शब्दों पे नियंत्रण रखना है, किन कामों पे नियंत्रण रखना है, और किन चीज़ों को जिंदगी में कभी नहीं करना है। ये सब चीज़ें, ये सब संस्कार ज्योतिष के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, और उन्हीं सब ज्योतिष के संस्कारों को या ज्योतिष के नियमों को बना के हम लोगों के ऋषि मुनियों ने हम लोगों को समाज में, परिवार में रहने के लिए कुछ नियम बना दिए थे, जो पूरी तरह ज्योतिष के ऊपर ही आधारित थे। कि इन ग्रहों को, इन चीज़ों को समझना एक आम आदमी के लिए इतना आसान नहीं है। उस समय के पीरियड में ज्योतिष जो प्रकांड विद्वान होते थे वो भी बहुत दूर दूर तक रहते थे, और कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, आम इंसान वहाँ तक जा नहीं सकता था। तो कुछ नियम बना दिए कि आपको परिवार में कैसे रहना है, सुबह कैसे उठना है, उठने के बाद में आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपको कर्म किस तरह के करनी है, किसके साथ आपको उठना बैठना है, किसके साथ आपको सही तरीके से रहना है, किसके सामने बोलना नहीं है। आज भी हमको तो वो समय याद है कि अपने माता पिता के समकक्ष या उनसे ज़्यादा उम्र वाले अगर गली मोहल्ले में भी आ जाते थे, और हम लोग अगर रास्ते में खेल रहे हैं बच्चे लोग, तो सब साइड हो जाते थे और गर्दन झुका के खड़े हो जाते थे। वो खुद के माँ बाप नहीं, गली मोहल्ले या गांव के भी कोई होते थे। तो ये नियम थे। आज क्या है, आपके सामने है। और फिर हम लोग भागते हैं ज्योतिषी की तरफ। तो चतुर्थ स्थान उन संस्कारों का भी आपके अंदर निर्माण करता है कि आपने माता से क्या सीखा है, आपने उसके गर्भ में रहते हुए और किस तरह के संस्कार प्राप्त किए। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माता के ऊपर भी कुछ नियम लागू होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह का श्रवण करना है, किस तरह का पठन पाठन करना है, किस तरह के कर्म करने। अभिमन्यु की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती। तो चतुर्थ स्थान अपने आप में बहुत
बड़ी क्वालिटी लेके बैठा हुआ है। अगर आपकी जन्म पत्री में आपका चतुर्थ स्थान बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है तो ये मान के चलिए कि आप उस चतुर्थ स्थान के द्वारा अपने अंतिम स्थान तक, मतलब मोक्ष तक, बहुत अच्छी यात्रा कर सकते हैं। जरूरत केवल इतनी है कि उस चतुर्थ स्थान को, भोगों को प्राप्त करते करते धीरे धीरे उन भोगों से आपकी विरक्ति होनी जरूरी है। और यहां पे बैठा हुआ कोई भी ग्रह इस लेवल में आपको लेके जाता है कि देता सब कुछ है, सब चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है। और खासकर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि हो या अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह, मंगल हो, गुरु हो, और अच्छी क्वालिटी लेके चंद्रमा या बुध भी हो या सूर्य भी हो, यह आपको संघर्ष देंगे। यह आपको अपने जीवन की यात्रा का समापन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत बार तकलीफ में भी डालेंगे और बहुत बार उस तकलीफ से खुद ही निकालेंगे। कारण केवल इतना है कि आपको उस चतुर्थ स्थान को समझना जरूरी है। केवल यही कारण होता है कि चतुर्थ स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हुआ आपको केवल अच्छे फल नहीं देता, वो आपको बार बार कुछ इस तरह की चोटें भी प्रोवाइड करवाता है, केवल इसलिए कि आपका जीवन केवल भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। आपका जीवन की यात्रा थोड़ी अलग है, उसको समझने के लिए आपको चोट प्रदान करवाता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। लेकिन हम लोग जब उसी में लग जाते हैं कि कोई तकलीफ आई और हकीकत को समझे नहीं और उसी चक्कर में लग गए, फिर ठीक हो गए, फिर वापस उसी भोगों में लग गए, तो फिर वो जीवन अस्त व्यस्त इसी चतुर्थ स्थान के द्वारा हो जाता है। माँ का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और माँ समान स्त्रियों का भी आशीर्वाद सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चतुर्थ स्थान में जब भी कोई ग्रह बैठता है, खासकर मंगलदेव हो चाहे गुरुदेव हो चाहे चंद्रदेव हो, आपकी सुबह की जो नित्य क्रिया है वो बहुत सही होनी जरूरी है। सुबह का बिस्तर छोड़ने का जो टाइम है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। उसी की वजह से आपका धीरे धीरे वो चतुर्थ स्थान आपको बहुत अच्छी मात्रा में अच्छे फल प्रदान करवाना शुरू कर देता है। सब कुछ देता है, भूमि का भी सुख देता है, वाहन का भी देता है, पति पत्नी का भी देता है, व्यापार का भी देता है, बिजनेस का भी देता है, लाभ का भी देता है। लेकिन कुछ न कुछ कमी हमेशा आप देखिएगा आपके हृदय में बनी रहेगी। जब आप इस चीज़ को गहराई में जाएंगे, थोड़ी अलग से बैठ के, भीड़ के साथ नहीं रह के, अलग से बैठ के अध्यात्म में जाएंगे, कुछ ध्यान साधना में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कुछ खालीपन है, कुछ और चाहिए आपको। वो और की जो यात्रा जिस दिन आपके दिमाग में चालू हो जाएगी, तब ये धीरे धीरे ये भोग वाली प्रवृत्ति है ना, उससे निवृत्ति चालू हो जाएगी। फिर एक अलग यात्रा आपकी चालू हो जाएगी कि सब कुछ रहते हुए, बोलते हैं ना कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी आदमी संत होता है। फिर उस यात्रा में आपका पदार्पण चालू हो जाता है। चतुर्थ स्थान को अगर ठीक से समझना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान साधना में और थोड़ा सा एकांत में आना जरूरी है। ये कुछ चतुर्थ स्थान की खास बात है जो प्रैक्टिकल में हमने बहुत से, चाहे अपनी कुंडली हो, चाहे अपने परिवार की हो, चाहे दोस्तों की हो, ये सबको देख के हमने ये चीज़ समझी है जो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं। यहाँ पे मंगल देव आपको हर चीज़ में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करवाएंगे, बशर्ते शर्त इतनी है कि शनि की या राहु की कोई दृष्टि इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए, या युति नहीं होनी चाहिए, या कहीं से कोई इस तरह के अंश या युति या दृष्टि इनके साथ ना हो और ये स्वतंत्र रूप से अपने फल देने के लिए सक्षम हो, तो आपकी दोनों तरफ की यात्रा ये करवाएंगे। आपको बहुत ऊपर भी उठाएंगे और आपके अंदर कुछ खालीपन भी देंगे। उसी खालीपन को भरने के लिए आपको अपने एकांत की यात्रा, अपने अध्यात्म की यात्रा, अपने धर्म की यात्रा में कुछ न कुछ आपको अपना समय देना पड़ेगा, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं।
आपसे आज्ञा लेते। जय माता।